कि जितने भी लोग हैं वो 20,000, 50,000, 70,000, 1 लाख रुपए ही कमा रहे हैं एज अ फिटनेस ट्रेनर, राइट? मतलब वो अपने आप को ब्रांड कैसे बनाया सर? कि अगर आपको जीवन में कुछ भी करना है ना, तो वो रियलाइजेशन आना ज़रूरी है। वो रियलाइजेशन आपको हो सकता है 20 साल की उम्र में आ जाए, हो सकता है वो 40 साल की उम्र में आ जाए, हो सकता है वो डेथ बेड पे आए। और वो रियलाइजेशन जिस दिन आपको आ जाता है ना कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे बहुत बड़ा करना है, वो रियलाइजेशन जिसकी लाइफ में जब आ गया, उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना चालू हो जाता फिर मार्केटिंग को बहुत ज़रूरी है, ये सबको समझ में आता है। है। सिर्फ वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे ज़्यादा आपके बिजनेस में। जब धंधा आएगा तभी तो ऑपरेशन आप हैंडल करोगे। आपने देखा होगा लोगों के पास ना विजन नहीं होता। लेट सपोज कोई फिटनेस ट्रेनर बना, तो ज़रूरी नहीं कि उसका विजन हो कि मेरे को 500 करोड़ की या 100 करोड़ की या 1 करोड़ की कंपनी बनानी है। कोई विजन ही नहीं। वो विजन ही नहीं है। हो सकता है उसका पर्पज़ ये हो कि मेरा घर चल सके। बहुत सारे लोग या बहुत सारे ट्रेनर बड़ा नहीं बन पाते, उसके पीछे का एक कारण कि वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, ट्रेनर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम स्टेबल हैं यार, अच्छा चल तो रहा नहीं। आप ग्रो अगर नहीं कर रहे तो आप पीछे जा रहे हो। किसी भी दिन कोई भी कॉम्पिटिटर आएगा आपको उड़ा के ले जाए। मार्केटिंग और पीआर, राइट, ये भी सेम ही है, थोड़ा अलग है इसमें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सक्सेस का रास्ता है कि यार आप काम अच्छा करो। अगर आप टैलेंट है आपके अंदर ना और काम अच्छा करते हो तो आप बड़े बन जाओगे। तो वो बेहतर बनने में लग गए, बड़ा बनना भूल गए। बिकॉज व्हेन आई एम क्लोजिंग समवन, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द रिलेशनशिप, इट इज़ द स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप। जब वो उसने मेरे से कोई ट्रांजेक्शन किया तो मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज कि हाय एवरीवन, आज हमारे साथ हैं दुर्वेश भाई। बिजनेस को बहुत बड़ा बनाने के पीछे जो लोग होते हैं, सबसे यंग एज के हैं ये। आई थिंक एज 25, 26, राइट? और पिछले तकरीबन 6 साल से हैं ये बिजनेस, पीआर, मार्केटिंग, इन सब चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। बहुत सारे हम जैसे ऐसे कोचेज़ हैं, 50,000, 1 लाख रुपए महीने से तकरीबन 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए महीने पे पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। इनके पीआर ने, इनकी स्ट्रैटेजीज ने और इनके मेंटोरशिप ने किया है। सो आज एग्जैक्टली हम सब जानेंगे कि जो इन्होंने हमारे साथ किया है वो पूरा दिल खोल के रखेंगे सर। 100% रखेंगे सर। और 50 लाख भी नहीं, 1 करोड़ और 2 करोड़ भी। ठीक है, तो थोड़ा सा ना अपना बैकग्राउंड बताओ ताकि लोगों को क्लियर रहे। ठीक है सुमित जी, मेरा करियर ऐसे स्टार्ट हुआ कि 2017 से 2021 में बीटेक कर रहा था। तो बीटेक जब मैं कर रहा था तो मेरे को एक चीज़ में उस पर ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाऊँगा, बट मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो गया कि यार बीटेक करने से मेरा ज़्यादा कुछ होना नहीं है। तो वो एक रियलाइजेशन का फैक्टर है, और जिसमें मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको जीवन में कुछ भी करना है ना, तो वो रियलाइजेशन आना ज़रूरी है। वो रियलाइजेशन आपको हो सकता है 20 साल की उम्र में आ जाए, हो सकता है वो 25 साल की उम्र में जाए, हो सकता है वो 40 साल की उम्र में आ जाए, हो सकता है वो 60 साल की उम्र में आए, हो सकता है वो डेथ बेड पे आए, लेकिन आएगा ज़रूर। और वो रियलाइजेशन जिस दिन आपको आ जाता है ना कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे 9 to 5 वाली जॉब नहीं करनी, मुझे कम पैसे नहीं कमाने, मुझे गरीब नहीं रहना, मुझे बहुत बड़ा करना है, वो रियलाइजेशन जिसकी लाइफ में जब आ गया, उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना चालू हो जाती है। और वो रियलाइजेशन मेरे को आ गया 19-20 साल की उम्र में, जब मैं कॉलेज में था, कि यार बीटेक करूँगा तो मुझे पता है मैं 10,000 की नौकरी कर पाऊँगा। हम में से मैक्सिमम को ये बहुत बाद में आया। तो और वो आया कैसे कि जब मैं बीटेक कर रहा था तो जो मेरे सीनियर थे 3rd ईयर के, 4th ईयर के, तो जब प्लेसमेंट का टाइम आता है ना, तो वो प्लेसमेंट के टाइम पे उनका इंटर्नशिप लग रही है 10,000 रुपये में। अब 10,000 रुपये में इंटर्नशिप लग रही है, जब मेरे को किसी ने बताया तो मेरा दिमाग खुला। मैंने कहा 10,000 रुपये में अगर दिल्ली में इंटर्नशिप लगती है तो मेरा रहने का खर्चा वहाँ 20-25 हज़ार रुपये होगा, तो मैं घर से और मांगूंगा क्या? तो मैंने कहा सर्वाइव कैसे करूँगा? तो वो मेरे लिए एक रियलाइजेशन फैक्टर था, जब मैंने कहा नहीं यार ये नहीं करना, मुझे अब कुछ नया करना है। तो अब मुझे कुछ अलग करने की वजह से, कुछ नया करने की वजह से मैं हाथ पैर मारने लगा। एंड मैंने सारे बिजनेसेस ट्राई किए, छोटे छोटे। मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट किया, मैंने दूसरी चीज़ें स्टार्ट किया। फिर मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि कितनी भी बड़ी कंपनी आप बना लो, उसमें जो मेजर रोल होता है, लोग कहते हैं कि बिजनेस बनाने का पर्पस क्या होता है या बिजनेस कैसे बनता है। लोग कहते हैं प्रॉफिट उसका रीज़न होता है, पैसा कमाना होता है, बट नहीं, बिजनेस का पर्पस होता है कस्टमर लाना और कस्टमर को रिटेन करना। ठीक है, और सबसे बड़ी कोई भी बिजनेस आप उठा के देख लो, वो कस्टमर की वजह से ही बनी है। तो मैंने कहा अगर मैं कस्टमर लाने की कला सीख लूँ, कस्टमर को रिटेन करने की कला सीख लूँ और मार्केटिंग अच्छी करना सीख लूँ, तो मैं बड़ा बन जाऊंगा, तो मैं काबिल बन जाऊंगा। अच्छा, शुरू में ज़रूरी नहीं कि मेरा बिजनेस हो, अगर मुझे मार्केटिंग आती है तो मैं किसी XYZ दूसरी कंपनी में भी तो काम कर सकता हूँ, नॉट एज अ एम्प्लॉय बट एज अ प्रॉफिट शेयर पार्टनर,
कि भाई आज लेट सपोज आपकी कंपनी है 1 करोड़ की, मैं आपसे कहता हूं सुमित भाई कि आज आपकी 1 करोड़ की कंपनी है, मैं इसको 2 करोड़ की कर दूंगा 1 साल के अंदर अंदर। आपकी जो ग्रोथ परसेंटेज है अभी हर साल आना वो 10% है या 20% है, तो इसका मतलब आप अगले साल 1 करोड़ 20 लाख पे पहुंचोगे। बट मैं बोलता हूं कि मैं आपको 80 लाख एक्स्ट्रा ला के दूंगा, बट उस 80 लाख में मैं आपसे 20 लाख रुपए लूंगा। आप मुझे बताओ दोगे कि नहीं दोगे? 100%। मैं कोई अपफ्रंट पैसे नहीं 100%। मांग रहा, कोई आपसे सैलरी नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा। तो मैंने कहा अच्छा वो कला मेरे अगर अंदर आ गई तो मैं किसी को भी ग्रो भी कर सकता हूँ और खुद भी ग्रो कर सकता हूँ, है ना। अच्छा शुरू में हो सकता है मेरे पास पैसे नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एग्जाम्पल देता हूँ, लेट्स सपोज आज मुझे अगर कोई शॉपिंग मॉल खोलना है एग्जाम्पल, तो अब शॉपिंग मॉल खोलने के लिए मेरे को करोड़ों रुपए चाहिए। अब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँ? मैं पहले शॉपिंग मॉल खोलूंगा ही नहीं, मैं मार्केटर बनूंगा और सीखूंगा कि शॉपिंग मॉल को चलाते कैसे हैं, उसके अंदर कस्टमर कहाँ से लाते हैं, फुटफॉल कहाँ से बढ़ता है। अगर वो कला मैंने सीख ली तो इस दुनिया में जाने कितने मॉल ओनर बना के मॉल पड़े हुए हैं जिनके यहाँ कस्टमर नहीं आ रहे। तो मैं क्या करूं, अगर वो स्किल सीख ली और उस ओनर को मैं बोलूं कि इस मॉल को चलाने की जिम्मेदारी मेरी, बट जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से मैं X% लूंगा। तो पहली चीज़ तो क्या हुआ, मेरा एक्सपीरियंस बिल्ड हो गया एज ए बिजनेस ओनर कि मैं कस्टमर को ला पा रहा हूँ कि नहीं ला पा रहा। दूसरा, दूसरे पर्सन का भी फायदा हो गया। तो ये मैंने कला सीखी 2019 बिजनेस में कि कैसे मार्केटिंग करें, एंड वो कला इम्प्लीमेंट करी दूसरे कोचेस के साथ, बिजनेस ओनर के साथ, एंड वहाँ से उनको भी पैसा कमवाया, साथ में मैंने भी पैसा कमाया। सो ये मेरी जर्नी थी। एंड इसमें एक बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आज लोगों से पूछता हूँ कि आज एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, $1 ट्रिलियन कंपनी है, आज मुझे आप बताओ एप्पल करती क्या है? तो लोग बोलेंगे आईफोन बेचती है। क्या एप्पल जो है वो आईफोन बनाती है? नहीं। वो कहाँ बनवाती है? चाइना, या फिर अभी इंडिया में फैक्ट्री खुल गई है मेक इन इंडिया के तहत, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है आईफोन की वो कहीं और हो रही है। तो फिर आईफोन क्या फोकस कर रहा है और कहाँ दिमाग लगा रहा है? आईफोन दिमाग लगा रहा है उसकी डिज़ाइन पर कि वो दिखना कैसा चाहिए, और दूसरा बिकना कैसे चाहिए। अब उस बिकने के लिए वो अच्छी स्ट्रेटजीज, अच्छा PR, अच्छा एडवर्टाइजमेंट, वो सारी चीज़ें इन हाउस करते हैं। दूसरा एक बड़ी कंपनी का उदाहरण देता हूँ, कोको कोला। आज आपको पता है कोको कोला खुद अपनी बॉटल्स नहीं बनाती, ना डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इंडिया में उसको चलाने वाला एक कंपनी है जिसका नाम है वरुण बेवरेजेस। नाउ अब फिर कोको कोला क्या करता है? कोको कोला सिर्फ मार्केटिंग एंड PR करता है बस। तीसरा एग्जांपल, रेड बुल इतनी बड़ी फेमस है ना, सब लोग जानते हैं और पीते हैं। रेड बुल की बॉटल बनाने में 5-7 रुपए 10 रुपए मैक्स कॉस्ट आती होगी, बट बिकती कितने की है? 110 की, 120 की, 130 की। अच्छा रेड बुल जो है वो फिर करता क्या है? PR पे खर्च करता है, मार्केटिंग पे करता है। आप देखो किसी भी एस्ट्रोनॉट को खुदा देता है रेड बुल की टी-शर्ट पहना के, हर एक बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करता है। तो आप देखो दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनी है ना, वो मेजरली मार्केटिंग फर्स्ट कंपनी है। इसका मतलब उनकी मार्केटिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, प्रोडक्ट एवरेज ही है। तो अगर आपको जीवन में कुछ भी करना है, मैं कहता हूँ मार्केटिंग अगर आपने मास्टर कर ली तो आप हर एक बिजनेस में जीतोगे। और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने कैसे मार्केटिंग सीखी एंड फिर दूसरों लोगों के बिजनेसेस को ट्रांसफॉर्म किया। बढ़िया, परफेक्ट। फिर मार्केटिंग तो बहुत ज़रूरी है, ये सबको समझ में आता है। मार्केटिंग बहुत ज़रूरी नहीं, सिर्फ वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे ज़्यादा आपके बिजनेस में। जब धंधा आएगा तभी तो ऑपरेशन आप हैंडल करोगे। अगर बिजनेस ही नहीं आ रहा है, कस्टमर ही नहीं आ रहा, तो आप हैंडल क्या करोगे? राइट, ऑपरेशन क्या करोगे, सर्विस क्या दोगे? कस्टमर आएगा तब तो सर्विस दोगे। तो मार्केटिंग इज वन ऑफ द मेजर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी बिजनेस में एक्टिविटी जो होती है वो सेल्स होती है, राइट। कि जब तक धंधा आएगा नहीं भैया तब तक करोगे क्या? कोई भी बिजनेस क्या करेगा? जैसे आज हमारी बॉडी में ना ऑक्सीजन नहीं जाए तो आज बॉडी क्या करेगी? फड़फड़ाएगी। ऐसी एक बिजनेस का ऑक्सीजन होती है सेल्स। अगर सेल्स नहीं आएगी ना तो फड़फड़ाएगा बिजनेस। और सेल्स कैसे आएगी? मार्केटिंग से। बहुत सारे लोग बोलते हैं सेल्स बेचो, किसी को भी बेचो, बट मैं कहता हूँ नहीं, बेचो मत। अगर आपके बिजनेस का सिस्टम अच्छा है ना तो कस्टमर अपने आप चल के आता है। आपको वो कला सीखनी पड़ेगी और वो कला अपने बिजनेस के एम्प्लॉयज़ को सिखानी पड़ेगी। एंड दूसरा, वो सिस्टम अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। वो सिस्टम आ गया तो कस्टमर अपने आप चल के आएगा और सेल्स भी बढ़ेगी एंड बिजनेस आपका ग्रो करेगा, सफोकेट नहीं करेगा। अब यहाँ पे ना जो मेजर दिक्कत आती है, राइट, मेजर, जैसे मान लो कि मैं जिस इंडस्ट्री से हूँ, मैं जितने भी फिटनेस कोचेज हैं, डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, योगा ट्रेनर्स हैं, जुम्बा इंस्ट्रक्टर, जो हेल्थ एंड फिटनेस वाले स्पेस में है, इनको रियलाइज़ नहीं होता। मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं वो 20,000, 50,000, 70,000, 1 लाख रुपए ही कमा रहे हैं एज ए योगा, एज ए फिटनेस ट्रेनर, राइट। मतलब वो अपने आप को ब्रांड कैसे बनाए? फिर क्या करेंगे? मतलब क्या स्टेप्स लेंगे? तो देखो ब्रांड बनने के लिए ना पहले 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, आपने देखा होगा लोगों के पास ना विजन नहीं होता।
लेट्स सपोज कोई फिटनेस ट्रेनर बना, तो ज़रूरी नहीं कि उसका विजन हो कि मेरे को 500 करोड़ की या 100 करोड़ की या 1 करोड़ की कंपनी बनानी है। और विजन ही नहीं है। वो विजन ही नहीं है। हो सकता है उसका पर्पज़ ये हो कि मेरा घर चल सके। दूसरा उसका हो सकता है उसका पर्पज़ हो कि यार मैं अगर जॉब करूँगी कहीं, या अगर मैं कॉर्पोरेट जॉब करूँगा या करूँगी, तो मुझे लाख रुपए 2 लाख रुपए मिलेंगे। मैं सुबह 9 बजे जाऊँगी, शाम को 6 बजे आना पड़ेगा मुझे। बट इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मैं फिटनेस ट्रेनर बन जाऊँ एग्जाम्पल, तो एटलीस्ट मैं जॉब से तो छुटकारा पाऊंगी, घर बैठ के तो काम कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, राइट। सो बहुत सारे लोगों का ना पहले तो विजन ही नहीं होता। तो ये आपको डिफाइन करना है एज अ बिजनेस ओनर और एज अ ट्रेनर कि आपका विजन क्या है। अगर आप 1 लाख 2 लाख कमाना चाहते हो, बहुत अच्छा। अगर आप बड़ी कंपनी बिल्ड करना चाहते हो, तो उसके लिए बड़ा विजन रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड दूसरा, आपको उस विजन को रखने के लिए आपके पास ताकत एंटरप्रेन्योर वाली होनी चाहिए। नाउ देयर इज अ डिफरेंस, आई विल टेल यू। बहुत सारे लोग या बहुत सारे ट्रेनर बड़ा नहीं बन पाते, उसके पीछे का एक कारण कि वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, ट्रेनर है। वो ट्रेनर है। उनके अंदर ट्रेनिंग की कला है, उनके अंदर सिखाने की कला है, उनके अंदर अच्छा टीचिंग करने की कला है, बट उनके अंदर बिजनेस की कला नहीं है। क्योंकि ट्रेनर को बड़ा बनने के लिए या बड़ा बनाने के लिए कला चाहिए होती है मार्केटिंग की और एंटरप्रेन्योरशिप की, रिस्क टेक। एंटरप्रेन्योरशिप की कला क्या है? पैसे कब डालने हैं, बिजनेस में कितना पैसा डालना है, रिस्क कितना लेना है। आज लेट सपोज, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, तो BSR सर के साथ मैं 2019-20 में काम किया करता था, है ना। तो उस दौरान कोविड में जो हमारी लीड कॉस्ट है, आप समझना एंटरप्रेन्योर की कला, आज BSR सर सभी लोग, जितने भी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में एटलीस्ट लोग हैं, सब लोग जानते हैं। तो मैं उनकी एक कला आपको बता रहा हूँ, उनकी एक हैबिट बता रहा हूँ। तो 2019 में 3 रुपए की लीड कॉस्ट हमारी आने लग गई थी। उस समय मैं ऐड चलाया करता था। तो 3 रुपए की जब ऐड आ रही थी, लीड कॉस्ट आ रही थी, तो ऐसा नहीं कि हमारी आ रही थी, सारे इंडस्ट्री में लोगों की आ रही थी, बिकॉज मार्केट ऐसा था। बट उनमें ये समझ आ गई कि दुर्वेश, अगर 3 रुपए की लीड कॉस्ट आ रही है तो क्या करें, मार्केट में ऐड लगा दें और बढ़ा दें। तो मेरे को उस समय, तो मैं तो छोटा ही था, तो मैंने कहा कर सकते हैं सर, लगा देते हैं, थोड़ा बहुत तो लगाते हैं एटलीस्ट। उन्होंने लगाना चालू किया, और 1 महीने का, उस कोविड के समय पे हमने 30 से 40 लाख रुपए महीने का खर्च किया उस समय, राइट। सो वो कला कब आई? वो जो माइंडसेट है, वो एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट। अगर ट्रेनर वाला माइंडसेट होता तो पता है मना करता, कि नहीं यार, जब घर चल रहा है 5 लाख से तो क्यों लगाना। ऐसा करते हैं तो 6 लाख लगा देते हैं, 7 लाख लगा लेते हैं। तो वो एंटरप्रेन्योर बनने वाली कला अगर आपके अंदर है, तो ही आप बड़ा बन पाओगे, नहीं तो आप ट्रेनर ही रह जाओगे। और ज़्यादातर लोग जो ट्रेनर बने रहते हैं ना, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप वाली कला ही नहीं होती, राइट। सो अब ऐसा नहीं है कि वो गलत है, नहीं। तो आपको क्या चाहिए फिर? आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसके अंदर ये कला हो। आप एक अच्छे टीचर हो, बहुत बढ़िया। आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो अच्छा मार्केटर हो और अच्छा एंटरप्रेन्योर हो, ताकि आपके बिजनेस को वो पार्टनर अप कर पाए और मिल के ग्रो कर पाए। बट एंटरप्रेन्योरशिप की कला ही आपको नेक्स्ट लेवल पे बिल्ड कर सकती है और बड़ा बिजनेस बना के दे सकती है। अब माइंडसेट अगर नहीं है तो फिर वो, मतलब माइंडसेट ला पाएगा या वो रह ही जाएगा? ला पाएगा, बिल्कुल ला पाएगा। देखो, उसके लिए सबसे बड़ा, आज देखो, एक कोई भी आम आदमी, देखो आप उसकी थॉट प्रोसेस बनती कैसे है। आज अगर मैं अपने 5 सर्कल में लोगों के साथ हूँ, है ना, तो मेरी थॉट प्रोसेस वैसी बनेगी जैसे मैं संगति में हूँ, है ना। तो जो अगर आपको अगर बड़ा बनना है, तो पहली चीज़ तो आपको अपनी संगति चेंज करनी पड़ेगी, राइट। अगर आपने संगति बड़े लोगों की देख ली या बड़े लोगों की बना ली कि यार आज मैं जहाँ पर हूँ, मुझे 1 करोड़ कमाना है या मेरे को 2 करोड़ कमाना है, तो आपकी क्या वो सर्कल है। जब वो सर्कल वैसा होगा ना, तो आप मानो, जैसे आज एक होता है ना बादाम, आज बादाम को आप पानी में डाल दो तो बादाम क्या करता है? पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसी ह्यूमन बॉडी है। आप जैसे सर्कल में रहते हो ना, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है एनवायरनमेंट से। तो जब वो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, तो अपने आप आपका माइंडसेट जो है बड़ा सोचने लग जाएगा कि यार ये लोग 1 करोड़ की बातें कर रहे हो और मैं कहाँ 1 लाख की बात कर रहा हूँ। तो आपका माइंड अब धीरे धीरे चेंज होगा। मैं कहता हूँ नहीं 1 करोड़ के बारे में सोचोगे, बट 10 लाख के बारे में तो सोचोगे, 20 लाख के बारे में तो सोचोगे, 30 लाख के बारे में तो सोचोगे। धीरे धीरे आपकी थॉट प्रोसेस बढ़ेगी, राइट। वो बढ़ेगी कैसे? जब आप ऐसा सर्कल चुनोगे। अगर आप छोटे सर्कल में ही रहोगे तो वो नहीं बढ़ेगी, फिर आपके सपने भी खत्म हो जाएंगे, इवन आप और नीचे चले जाते रहोगे। रीजन, बिकॉज अगर कोई बंदा ग्रो नहीं करता है ना, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मेरी लाइफ चल तो रही है नॉर्मल, बट नहीं, वो नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्टेगनेंसी कुछ होता ही नहीं है। स्टेगनेंसी हमेशा नीचे ही, वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। सो इफ यू आर नॉट ग्रोइंग, चाहे तो आप ग्रो कर रहे हो, चाहे आप नीचे जा रहे हो, आप बीच में नहीं हो। बीच में नहीं हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम स्टेबल हैं यार, अच्छा चल तो रहा, नहीं। आप ग्रो अगर नहीं कर रहे तो आप पीछे जा रहे हो। किसी भी दिन कोई भी कॉम्पिटिटर आएगा, आपको उड़ा के ले जाएगा। तो मार्केटिंग और PR, राइट, ये भी सेम ही है या थोड़ा अलग है इसमें? तो देखो, ओवरऑल
ये मार्केटिंग का पार्ट है, ठीक है। PR मार्केटिंग का देखो कंसेप्ट क्या होता है, मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग बात करने का तरीका इज मार्केटिंग, ठीक है। मैं मेरा कोई मैसेज अगर मैं आप तक पहुंचाने चाहता हूँ तो उस जरिए को मैं मार्केटिंग कहता हूँ, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एक टर्म आता है जिसमें मैं पेड जरिए से अगर कुछ मैं पैसा दे के, लेट सपोज यश भाई यहाँ पर हैं या मैं यश भाई को पैसे दूँ आप तक कुछ बात पहुँचाने के लिए, तो ये एडवर्टाइजमेंट हो गया। मैंने इनको बोला आपको इनको पैसे मिले उस चीज़ के, तो न्यूज़पेपर ऐड है, मेटा ऐड न्यूज़पेपर है, ऐड हो गया, मेटा ऐड हो गया, तो हम पैसा देके ये वो मार्केटिंग है। बात करवा रहे हैं ना, तो वो मार्केटिंग हो गया। पीआर क्या है, जब आपके बारे में कोई बात करे ऑर्गेनिकली, ओके, ठीक है, पहली चीज ऑर्गेनिकली बात करे और वो न्यूज़ और मीडिया के थ्रू फैलती चली जाए, ठीक है, तो पीआर है। अब नॉर्मल एक उदाहरण देता हूँ कि पीआर का ओवरऑल मतलब क्या है या होता क्या है। पीआर इज परसेप्शन बिल्डिंग, परसेप्शन बिल्डिंग, ठीक है, इट्स नो मोर। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं पीआर का मतलब है पब्लिक Public रिलेशन, relation, ठीक है, वो अच्छी चीज़ है, बट आज के ज़माने पे पीआर का मेन मकसद है परसेप्शन बिल्डिंग। इसका मतलब आपके बारे में दुनिया या क्या- आपका कस्टमर क्या या सोचता आपका स्टूडेंट क्या सोचता है, यही वो PR परसेप्शन आज पीआर बन चुका है। उदाहरण के तौर पे आज कोई भी आम आदमी लेट सपोज आईफोन जब खरीदता है तो उसका मेन कारण क्या होता है कि दुनिया उसको सोचे, या जब वो अपने स्टेटस पे देखे या लगाए तो लोग उसको सोचे कि यार ये आईफोन चला रहा है, अमीर आदमी है, हाँ बड़ा राइट। वो भले ही गरीब हो बट वो फोटो जरूर डालेगा आईफोन की, बिकॉज वो ऐसा परसेप्शन बनाना चाहता है अपने सर्कल में कि मैं अमीर आदमी हूँ। अच्छा, वहीं दूसरी साइड आप जितने भी बिलीनियर्स को देखो, जितने भी बड़े लोगों को देखो, वो परसेप्शन क्या क्रिएट करते हैं कि वो आपको ऐसी फोटो दिखाएंगे कि वो चाय की टपरी पे चाय पी रहे हैं या वो मारुति 800 से चल रहे हैं। रीज़न बिकॉज ये उनकी पर्सनैलिटी को हम्बल दिखाता है कि इतने बड़े लोग हैं बट फिर भी कितने हम्बल हैं। तो अब जनता इनके बारे में क्या सोच रही है, हम्बल। भले ही वो नॉर्मल नहीं चलते होंगे मारुति 800 से, बट कैमरे के सामने जरूर वो मारुति 800 से चलेंगे, राइट। सो इसका मतलब आज पीआर का मेन पर्पस हो गया है कि जनता आपके बारे में क्या सोचती है, वो परसेप्शन क्रिएट करना पड़ता है। एक रिसेंट अभी कंट्रोवर्सी चल रही है और बहुत मैसिव लेवल पे चली, स्मृति मंदाना एंड पलाश मुच्छल, ठीक है। अब देखो आप कि इन दोनों की कंट्रोवर्सी हुई सोशल मीडिया से, इन लोगों ने आपस में अनफॉलो कर दिया, हर जगह इनकी नेगेटिव इमेज बन गई, एंड पलाश मुच्छल की 90% नेगेटिव इमेज बनी। क्यों? उसमें स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे थे कि इसने चीटिंग की, ये किया, फलान ढिकान। अभी आप देखो कि 2 दिन 4 दिन पहले अभी वो कहाँ पाए गए, प्रेमानंद जी के पास तस्वीर ऐसे उनकी एक वायरल हुई है जिसमें वो हाथ जोड़ के ऐसे बैठे हुए हैं। कौन? पलाश मुच्छल, ओके, ठीक है। अब ये क्यों स्ट्रेटजी अपनाई गई या फिर ये आया क्यों? ये लोगों को लग रहा है कि ये नॉर्मल है, आम बात है, बट मैं नहीं, ये नॉर्मल ये नहीं। पीआर है। क्यों? क्योंकि जब वो प्रेमानंद जी के महाराज के आगे बैठे हैं तो वीडियो जो फोटो बन के निकली है बाहर और हर जगह मीडिया में जा रही है, तो अब जनता को ये परसेप्शन क्रिएट करा जा रहा है कि देखो इन्होंने अपनी गलती का अपोलाइजेशन किया या अपनी इन्होंने गलती मानी, है ना। तो अब क्या हो रहा है, जनता इनके बारे में पॉजिटिव इमेज, ओके, जो नेगेटिव इमेज थी वो काफी ज्यादा धुल जाएगी अब इससे। वो धुलने की कोशिश करी जा रही है ना। तो आप जितने भी देखो कंट्रोवर्सीज में, आप ये ट्रेंड फॉलो कर लेना कभी भी, हमेशा ही, कि कभी भी कोई भी बंदा कंट्रोवर्सी में फंसता है, उसके कुछ समय बाद आप देखना उसकी मंदिर जाने की फोटोज, उसकी मंदिर जाने की वीडियोस हमेशा सोशल मीडिया पे वायरल होने लग जाती है। वायरल करवा रहा है, वायरल करवा रहा है मतलब होने लग जाती है, लोगों को लगता है, बट एक्चुअल में ऐसा क्यों है कि किसी की कंट्रोवर्सी हुई, अचानक से वो मंदिरों की फोटोज उसकी वायरल होना चालू हो गई कि वो इस मंदिर गए, वो उस मंदिर गए। क्यों? क्योंकि ये मंदिर गए नहीं, प्रॉपर पूरी स्ट्रेटजी बनाई गई कि ये मंदिर इनको भेजा गया, फोटो निकाली गई और सोशल मीडिया पे डाला गया, और ये ट्रेंड है। मतलब मैं अभी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ आज से आने वाले कुछ समय बाद कोई भी कंट्रोवर्सी हो किसी भी एक्टर पे, सेलिब्रिटी पे, आप देख लेना कुछ समय बाद वो मंदिरों में जाता हुआ दिखेगा। इसका मतलब अपनी इमेज को क्लीन किया जा रहा है, अपनी इमेज को साफ किया जा रहा है। तो ये ऐसे ऐसे पीआर मार्केटिंग टूल्स इस्तेमाल करते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े एक्टर्स। और एक दो कोई पीआर का एग्जांपल जो हमें लगता है कि ऑर्गेनिकली है, ऑर्गेनिक है, लेकिन जैसे कोई एक दो और एग्जांपल। आपने बॉलीवुड में नाम सुना होगा शाहरुख खान जी का, ठीक है। अब शाहरुख खान जी बहुत बड़े एक्टर हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत बहुत टैलेंटेड हैं, मैं बहुत उनसे दिल की रिस्पेक्ट करता हूँ। एक्टिंग स्किल जबरदस्त, बट लोगों को लगता है कि सिर्फ वो एक अच्छे एक्टर हैं, बट नहीं, वो एक अच्छे मार्केटर भी हैं। उदाहरण के तौर पर आपको पता है कि शाहरुख खान जी बहुत अच्छे परिवार से और बहुत प्रिविलेज परिवार से आते हैं। इसका मतलब उनके मम्मी पापाओं के, जो मम्मी और पापा हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, वो अच्छे पैसे वाले इंसान थे, अच्छा पैसा कमाते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया पे अगर आप शाहरुख खान की कोई वीडियो देखोगे ना, तो वो बोलते हैं कि मैं बहुत स्ट्रगलिंग परिवार से था, मैं 500 रुपये लेके या 1500 रुपये लेके मैं मुंबई में आया, मैं स्टेशन पे सोता था। बट एक्चुअल में वो कभी नहीं सोए, क्योंकि 1995 की एक वीडियो है, मैं आपको दूंगा, आप दिखा भी सकते हो, उसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि मेरे को बॉलीवुड में कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा,
मेरे को मूवी फोर्स करके दिलवाई गई एंड आई वॉज प्रिविलेज कि मुझे जो पैसा है या फिर मुझे जो शोहरत है वो थाली में परोस के दी गई, ऐसा उन्होंने खुद बोला है अपनी इंटरव्यू में 1995 में। 1995 में। बट उन्होंने उसके बाद स्टेटमेंट चेंज किए। सन 2000 से 1998 के बाद उनकी सारी जितनी भी पब्लिक स्टेटमेंट है ना, वहाँ उन्होंने अपनी स्ट्रगल स्टोरी चालू कर दी कि मैं बहुत स्ट्रगलिंग एक्टर था, मैं 1500 रुपये लेके आया। क्यों? क्योंकि ही नोज़ कि अगर मेरे को जनता से कनेक्ट करना है, मुझे आम आदमी से कनेक्ट करना है, तो मुझे आम आदमी की तरह स्टोरी अपनी बनानी पड़ेगी। अगर मैं ये दिखाऊंगा कि मैं अमीर आदमी था तो कनेक्ट ही नहीं करेगा आम आदमी। गरीब आदमी क्यों कनेक्ट करेगा आपसे? गरीब आदमी तब कनेक्ट करेगा जब उसको लगेगा कि हम में से कोई एक बंदा है जो आज उठ के इतना बड़ा बॉलीवुड का किंग खान बन गया है। तो जब वो स्टोरी रिलेट होती है तब आदमी कनेक्ट करता है। आप मुझे बताओ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो MS धोनी को पसंद करते हैं। अच्छा, जो दूसरे लोग हैं बहुत सारे 50% 70% ऐसे लोग हैं जो MS धोनी को हेट करते हैं, विराट कोहली को पसंद करते हैं। अब मुझे बताओ ये सारे लोग मिल के आए हैं क्या? नहीं मिल के आए। फिर किस बेस पे इन्होंने परसेप्शन बना लिया? परसेप्शन बेस्ड ऑन स्टोरी। हो सकता है किसी को धोनी की जो खेलने की कला है ना देसी वाली, वो पसंद आ रही है, इसके चक्कर में उसको लगता है यार धोनी मेरा फेवरेट है। क्यों? क्योंकि मेरी तरह खेल रहा है। कुछ लोगों को विराट कोहली की स्किल पसंद आती है, तो विराट कोहली से उनकी स्टोरी टच हो रही होती है तो वो विराट कोहली को पसंद करते हैं। इसी तरीके से फुटबॉल की दुनिया में आप देखो दो बड़े नाम हैं, रोनाल्डो मेसी। दोनों का हमेशा अलग अलग ऑडियंस मिलेगी। कुछ लोग कहेंगे कि रोनाल्डो पसंद है और बोलेंगे मेसी पसंद नहीं है, और कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे मेसी पसंद है, रोनाल्डो पसंद नहीं है। अब मुझे आप ये बताओ ये मिल के आए हैं क्या? इनके खानदान वाले हैं क्या? रिश्ते वाले हैं क्या? कि किसी को जज करके आ गए कि यार ये पसंद नहीं है मुझे और ये पसंद है। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन स्टोरी नहीं कनेक्ट कर रही। बेस्ड ऑन परसेप्शन। हो सकता है उनकी स्टोरी मेसी से नहीं कनेक्ट कर रही, हो सकता है उनकी स्टोरी रोनाल्डो से कनेक्ट कर रही है। तो जब स्टोरी कनेक्ट कर रही है इस वजह से वो उनको पसंद कर रहे हैं। तो शाहरुख खान को ये पता था कि मुझे अपनी स्टोरी आम जनता से कनेक्ट करने के लिए ऐसी स्टोरी बनानी पड़ेगी, और उन्होंने ऐसी स्टोरी बनाई और आज वो देखो बॉलीवुड के बादशाह। अब ऐसा नहीं बोल रहा कि उन्होंने हार्डवर्क नहीं किया, सब कुछ किया, बहुत मेहनत किया, बट मैं कह रहा हूँ ये भी एक पार्ट था PR का और मार्केटिंग का, अपने आप को बड़ा बनाने का। तो जितने आज जनता देख रही है ना, या सक्सेस का जो रास्ता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सक्सेस का रास्ता है कि यार आप काम अच्छा करो। अगर आप टैलेंट है आपके अंदर ना और काम अच्छा करते हो तो आप बड़े बन जाओगे। तो वो बेहतर बनने में लग गए, बड़ा बनना भूल गए। और आज कोई भी बड़ा आदमी बना है तो वो बड़ा बनने पे लगा था, बेहतर बनने पे नहीं। एक उदाहरण के तौर पे एक एग्जांपल देता हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अच्छे एक्टर हैं, या फिर मुझे आप बताओ सलमान खान अच्छे एक्टर है? एक्टिंग की बात, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। फिर आज वो बड़े क्यों नहीं है सलमान खान जैसे? सलमान खान बड़े हैं, सबको पता है। क्यों? क्योंकि सलमान खान ने बेहतर बनने पे नहीं, टैलेंट पे नहीं, बड़ा बनने पे फोकस किया, मार्केटिंग पे फोकस किया। तो जब आप मार्केटिंग पे फोकस करते हो तो आप एवरेज भी होगे ना, तो भी आप बड़े बन जाओगे। तो इसीलिए एवरेज आप बनो, बट मार्केटिंग आपकी स्ट्रांग होगी तो आप बादशाह बन जाओगे। एक उदाहरण और देता हूँ, अभी शाहरुख खान जी का मैंने एग्जांपल दिया, तो रिसेंटली बैट्स ऑफ बॉलीवुड आई, ठीक है। शाहरुख खान इतने बड़े एक्टर हैं, साथ के साथ मार्केटर भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अपने बेटों को ऐसा लॉन्च किया है एज अ डायरेक्टर कि पूरी हिस्ट्री में कोई डायरेक्टर लॉन्च नहीं हुआ होगा। बहुत ही बड़े। हाँ, एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे आप बताओ कोई भी मूवी अगर मैं लूँ तो उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो किसका आता है? एक्टर का या डायरेक्टर का? लास्ट में डायरेक्टर का आता है। लास्ट में डायरेक्टर का आता है। मैं कहता हूँ परसेप्शन, लेट्स सपोज मैं बोलूँ DDLJ, तो सबसे पहली इमेज आपके दिमाग में क्या आएगी? शाहरुख खान एक्टर थे। मैं बोलूँ बैट्स ऑफ बॉलीवुड, तो आपके दिमाग में आर्यन खान आएगा। एक्टर बाद में आएगा। एक्टर बाद में आएगा, आर्यन खान की इमेज पहले आएगी। रीजन बिकॉज उन्होंने हर एक PR में, हर एक लॉन्च में, हर एक जगह, सोशल मीडिया, हर जगह आर्यन खान की मूवी। अच्छा, पूरी मूवी में आर्यन खान है ही नहीं। तो शाहरुख खान को ये पता है कि भैया PR की पावर क्या है, मार्केटिंग का पावर क्या है। इस वजह से उन्होंने अपने बेटे को इतना मैसिव लॉन्च किया, एंड बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने एज अ फादर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो निभाई है वो अमेजिंग निभाई है। किसी भी पेरेंट्स को मुझे लगता है हमेशा ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बॉलीवुड मूवी जो बनी बैट्स ऑफ बॉलीवुड वो खराब है, बहुत अच्छी है। उसमें एक्चुअल में आर्यन खान का टैलेंट है, बट मैं कह रहा हूँ जो सपोर्ट किया है शाहरुख खान ने, जो PR की पावर दी, जो मार्केटिंग की पावर दी, वो करियर बना गई आर्यन खान का, राइट। सो ये है PR एंड मार्केटिंग की पावर। एंड किसी भी ट्रेनर को मैं कहता हूँ, कोई भी बिजनेस ओनर हो, कोई भी आदमी हो, ये कला अगर आप में आ गई, ये कला अगर आपने सीख ली, तो आप बादशाह बन जाओगे, अपनी इंडस्ट्री के शाहरुख खान बन जाओगे, अपनी इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी बन जाओगे, अपनी इंडस्ट्री के किंग खान बन जाओगे। अब मार्केटिंग तो मैं करता हूँ, राइट, एडवर्टाइजिंग बोलते हैं उसको, एडवर्टाइजिंग ही बोलेंगे, मेटा ऐड और बाकी जो हम करते हैं, राइट, मेटा ऐड, गूगल ऐड, सेल्स टीम है, सब कुछ है, राइट। तो मार्केटिंग तुम कर रहे हैं और क्लाइंट्स भी आ रहे हैं और बढ़िया सब कुछ कर रहे हैं, राइट। और बेहतर परसेप्शन कैसे बिल्ड किया जाए,
मेरा जो सेगमेंट है वो विमेन है। मैं तकरीबन 30 साल से 40-45 साल की विमेन को ऑनलाइन ट्रेन करता हूँ। मैं और मेरी टीम हम यही करते हैं, राइट, फिटनेस के लिए, क्योंकि ये वो विमेन है जो नॉर्मली जिम नहीं जा पाती। ये वो विमेन है जिनको हेल्थ का ध्यान तो रखना होता है, बट इनके पास टाइम नहीं होता, बिकॉज 1 या 2 बच्चे हैं इनके। तो बाय गॉड्स ग्रेस आपका वर्क अच्छा चल रहा है ना। इसमें हमेशा देखो एक चीज़ होती है कि आपने किसी ना किसी जरिए से स्टार्ट किया, ठीक है, सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको अगर बड़ा ब्रांड बनना है तो उसके उस स्ट्रेटजी को मैं बोलता हूँ ओमनी प्रेजेंट मार्केटिंग, ठीक है। इसका मतलब दुनिया आपको जहाँ देख रही है या दुनिया आप वो कहीं भी देख रही है वहाँ आप दिख रहे हो। एग्जाम्पल, आज अगर आप रोड पे निकलोगे तो आपको कोको कोला का ऐड दिखेगा कि नहीं दिखेगा, होर्डिंग दिख जाएगी, एप्पल का कोई ना कोई स्टोर दिख जाएगा, हर एक बड़ा ब्रांड आपको दिख जाएगा। तो इसको कहते हैं ओमनी प्रेजेंट मार्केटिंग, कि आदमी कहीं भी जाए वो आपको देखे, राइट। तो इसी तरीके से अब आपको ये सोचना है कि आज अगर मेरा ब्रांड इतना बड़ा बिल्ड हो गया, अब मेरी टारगेट ऑडियंस कहाँ कहाँ है, ठीक है, जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आपको दिखना पड़ेगा, चालू करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब एक बोलते हैं जैसे मैसिव पीआर है ना, कि मैसिव पीआर कैसे करें, परसेप्शन एकदम चेंज कैसे करें। तो इनिशियल जर्नी में बड़ा टफ होता है बिकॉज इट टेक्स टाइम। आप जानते होंगे सदगुरु जी को, ठीक है ना। सदगुरु इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मार्केटर। वो स्पिरिचुअल लीडर हैं बहुत अच्छे, बट वो सबसे बड़े मार्केटर हैं, ठीक है। आज उनको पता है, हर साल वो एक कैंपेन लॉन्च करते हैं जो पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में छा जाता है। उन्होंने बाइक का कैंपेन चलाया, सेव सॉइल, राइट, पूरे इंडिया में छा गए, पूरे वर्ल्ड में छा गए। दूसरा उन्होंने कैंपेन चलाया कावेरी वाला, है ना, तो पूरे वर्ल्ड में छा गए। तो ही नोज के हाउ टू कनेक्ट विद पीपल, राइट। सो लाइक वाइज यू नीड टू नाउ थिंक कि मैं फिटनेस में ऐसा क्या करूं ताकि लोग मेरे से कनेक्ट हो जाएं। आपके केस में तो बाबा रामदेव एक बढ़िया उदाहरण है, हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं, हमेशा मीडिया में बने रहते हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। एक बुक है 48 लॉज ऑफ पावर, राइट। सो उसमें ये कहा है कि अगर आपको पावरफुल बनना है तो आप दिखते रहो, चाहे आप कंट्रोवर्सीज में देखो, चाहे आप पॉजिटिव देखो, चाहे नेगेटिव देखो, बट दिखते रहो। एंड बाबा रामदेव आज देखो हर जगह दिखते रहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चीज़ हो चाहे वो नेगेटिव हो, दिखते रहते हैं। तो आपको ये सोचना है कि मैं फिटनेस में इम्पैक्ट बड़ा कैसे लाऊं, और वो लाने के लिए एडवर्टाइजिंग पे खर्च करो, पीआर पे खर्च करो। आप देखो कि मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कैसे कर सकता हूँ और कहाँ कहाँ चाह सकता हूँ। क्या मैं कोई ऐसा मिशन बना सकता हूँ कि आई एम मेकिंग इंडिया फिट, और आई एम मेकिंग वुमेन्स फिट, और वट एवर, राइट। अब वो मिशन से जब आप लोगों को कनेक्ट करोगे तो पीपल फील प्राउड कि हम इस मिशन में कनेक्टेड हैं, एंड फिर वो लोगों से शेयर करेंगे, राइट। तो यू नीड टू थिंक एंड ब्रेन स्टॉर्म। हर एक बिजनेस ओनर को बैठ के सोचना पड़ेगा कि अगर दुनिया में 4 एग्जाम्पल मेरे से रिलेटेड या ऐसा कुछ कर रहे हैं तो मैं ऐसा क्या इनोवेटिव करूँ, राइट। सो आपको अपने लिए सोचना पड़ेगा कि क्या बेहतर कर सकता हूँ, क्या मैं यूनिक कर सकता हूँ, कुछ ऐसी क्या स्ट्रेटजीज बना सकता हूँ जिससे मैं और कनेक्ट हो पाऊँ लोगों से और परसेप्शन चेंज हो। परफेक्ट। कोई भी ब्रांड को, मान लो कोई छोटा, हम अभी फिलहाल छोटे लोगों की बात कर रहे हैं, कि जो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, राइट। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, या और भी लोग जिनका भी बिजनेस मान लो कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए मंथली रेवेन्यू है, राइट, 10 लाख रुपये मंथली रेवेन्यू, हम इनकी बात कर रहे हैं। तो हमारा कॉस्ट में तो बड़ा कॉस्ट होता है एड, राइट, एड मार्केटिंग, राइट, मेटा एड मेजरली, राइट, हमारे लिए सब बड़ा कॉस्ट आता ही है। तो कहाँ पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें अब पीआर भी अब हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस होना चाहिए? नंबर 1, कब हम डिसाइड करें पीआर भी हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस होना चाहिए, इन एडिशन टू एड, राइट। दूसरा कि अप्रॉक्सीमेटली फिर हम जैसे कि सब कुछ हमने बना भी लिया, माइंड हमें क्या करना है, क्या स्टोरी टेलिंग करनी है, क्या हमें दुनिया को परसीव कराना है, राइट। तो भी फिर और कब स्टार्ट करेंगे, और तकरीबन कितना हम मार्केटिंग बजट से कितना हम पीआर पे डालना स्टार्ट करेंगे? तो देखो, पहले इसमें छोटे लोगों के लिए मैं एक स्टेप बता देता हूँ कि कैसे उसको करना है। तो आप देखो कि कोई भी छोटा बिजनेस ओनर है तो पहली चीज़ वो मार्केटिंग करता है, क्या करता है, लीड लाता है। लीड लाने के बाद उसको कन्वर्ट करता है। दिस इज हाउ सेल्स प्रोसेस वर्क्स। तो ऐसे सेल्स प्रोसेस वर्क करता है। नाउ आप अगर कोई लीड आ रही है तो लीड आने के बाद आप देखो कि उसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसी भी बिजनेस ओनर को या किसी भी कस्टमर को। एंड कन्वर्जन में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बिजनेस ओनर को, वो क्या आती है कि यार लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे, लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। दिस इज वन ऑफ द मेजर पेन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर मैं कहता हूँ अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए फॉर एग्जांपल कमा रहा है या 50,000 रुपये कमा रहा है, तो वो पहली चीज़ ये फिट करे कि कैसे वो अपना कन्वर्जन बढ़ाए।
और वो कन्वर्जन कैसे बढ़ेगा? जब लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे और भरोसा करेंगे। परसीव करेंगे। वो ट्रस्ट और भरोसा कैसे बढ़ेगा? जब आप अपना पीआर छोटा छोटा करना चालू कर दोगे। और वो आपके लिए क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप जैसे आज मैं लोगों को बहुत बार ये बोलता हूँ, जब मैं लोग पीआर के बारे में बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि तुम भी तो अपना पीआर कर रहे हो, एंड मैं एक्सेप्ट करता हूँ, राइट, कि दिस इज वन ऑफ द पावर एंड दिस इज वन ऑफ द, अब ये करने के लिए भी तो आपको बोलने की कला चाहिए, राइट। सो आपको ये करना है। तो ऐसे ही कोई भी बिजनेस ओनर या कोई भी ट्रेनर जो अभी कमा रहा है, वो स्टार्ट करे न्यूज़ आर्टिकल से, कि आज कोई भी कस्टमर आपके बारे में कुछ खरीदता है ना, वो सबसे पहले गूगल करेगा, हु इज दुर्वेश यादव। अब मेरे बारे में गूगल करो, आपको सारी चीज़ें एंड टू एंड दिखेंगी। तो जब जैसे ही कोई बंदा गूगल करेगा दुर्वेश यादव, उसका परसेप्शन चेंज होगा कि नहीं, कि यार ये बंदा अगर गूगल में दिख रहा है तो दम तो होगा, राइट। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पीआर। तो अगर गूगल में मैं दिख रहा हूँ, मेरा खुद का गूगल नहीं है, तो फिर मेरे पे लोग भरोसा नहीं करेंगे, राइट। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पहले मैं क्या गूगल पे दिख सकता हूँ। अगर दिखूंगा तो कल को कोई कस्टमर मेरे पास आता है और वो गूगल पे सर्च करता है, तो मैं दिखूंगा तो मेरा कन्वर्जन अप होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। दूसरा, आप क्या अपने न्यूज़ आर्टिकल कुछ निकलवा सकते हो? आप इधर उधर जितनी भी मीडिया है, फॉर एग्जांपल आप फिटनेस के बारे में क्या किसी टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल निकलवा सकते हो, राइट। और आप इन्फॉर्मेशन शेयर करो। जब आप इन्फॉर्मेशन टाइम्स ऑफ इंडिया में दे रहे हो और टाइम्स ऑफ इंडिया आपका आर्टिकल पब्लिश कर रहा है, तो इसका मतलब आप अथॉरिटी वाले पर्सन हो। टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसी तो नहीं पब्लिश कर देगा ना, तो रेपुटेटेड फिगर होंगे आप। तो जब ये परसेप्शन जनता को जाएगा, तो आप मुझे बताओ, जो पहले लेट्स सपोज 10 लीड आ रही थी और 2 कन्वर्ट हो रही थी, अब मैं कहता हूँ आप 2 कन्वर्ट तो एक्स्ट्रा कर ही लोगे, राइट। सो आज पीआर में लोग बोलते हैं खर्च नहीं करो। बहुत सारे लोग डरते हैं, यार पीआर में खर्च क्यों करना। पीआर का रोल ये है कि जो लीड आपके पास आ रही है ना, और जो लीड में जितना पैसा आप खर्च कर रहे हो ना, वो बिलीफ चेंज कर देगा, परसेप्शन चेंज कर देगा। तो आज अगर 2 कन्वर्ट हो रहे थे, कल आपके 4 कन्वर्ट हो, कन्वर्जन सीधा सीधा हिट तो कन्वर्जन सीधे सीधे हिट होगा, तो आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ रहा है ना। तो अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार कन्वर्जन रेट मेरा 5% है, 10% है, कन्वर्ट आप कर नहीं पा रहे। वो 20% भी हो सकता है, वो 30% भी हो सकता है। यू डोंट नो कि वो जो बाकी के लोग हैं वो कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे। वंस यू नो द रीजन, आप उनको कन्वर्ट कर लोगे, राइट। तो मेरा एक फॉर्मूला है, मैं इसको बोलता हूँ सेल्स ओवरफ्लो सिस्टम। सो आई हैव क्रिएटेड दिस फॉर्मूला कॉल्ड सेल्स ओवरफ्लो मेथड, जिसमें मैं 3 चीज़ों पर बात करता हूँ। पहली चीज़ कि आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाओ, ठीक है। आप उदाहरण के तौर पर मान लो आप सोना, गोल्ड आज इतना दुनिया में छा रहा है, इतना बड़ा है। अब मुझे बताओ, गोल्ड को क्या आप ठेले पे, काट होता ना, काट, ठेले पे बेच लोगे? नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि लोग सोचेंगे फ्रॉड है, FIR कर देंगे, गलत समझेंगे, खराब सोना समझेंगे। तो इसका मतलब सोने की वैल्यू कहाँ बढ़ी? शोरूम में। जब सोने को शोरूम में रखा जाएगा तब उसकी वैल्यू बढ़ेगी। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, मर्सिडीज को क्या ई रिक्शा के शोरूम में आप बेच सकते हो? नहीं बिकेगा। मर्सिडीज कहाँ बिकेगी? मर्सिडीज के शोरूम में। और दूसरा, मर्सिडीज जैसा सेल्समैन भी होना चाहिए। वो अच्छे कपड़े पहनना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ई रिक्शा के शोरूम वाला कोई सेल्समैन आ गया और बेचने लग गया, तो भी लोग फ्रॉड समझेंगे। तो इसका मतलब पहले तो आप अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग अच्छी करो, उसकी पावर बढ़ाओ ताकि आपका प्रोडक्ट अच्छा दिखे। जब तक उसकी परसीव्ड वैल्यू अच्छी नहीं होगी, तब तक कोई खरीदेगा नहीं। एंड दूसरा होता है फिर मार्केटिंग सिस्टम, जिसको मैं बोलता हूँ मार्केटिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे सेल्स ऑक्सीजन है यार एक बिजनेस का, तो मार्केटिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अगर मेरे पास ये रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, तो आप मुझे बताओ ऑक्सीजन फ्लो करेगी क्या? अगर मेरे पास पाइपलाइन नहीं है तो ऑक्सीजन फ्लो करेगी क्या? तो इसीलिए प्रोडक्ट अच्छा होने के बाद आपको तैयार करना है ऐसा इंजन, ऐसा सिस्टम जिसमें लीड्स आएँ और आपके बारे में भरोसा करें, आपसे ट्रस्ट करें। जब तक वो ट्रस्ट और नर्चरिंग नहीं होगी, कस्टमर कन्वर्ट नहीं होगा। तो वहाँ पर पीआर का रोल हो जाता है। जब आप पीआर करते हो, अपनी अथॉरिटी बढ़ाते हो, तो कस्टमर ट्रस्ट करता है। एंड तीसरी चीज़ आती है कि लेट्स सपोज मैंने इतनी मेहनत करी किसी भी कस्टमर को लाने में, तो मैं क्या किसी भी कस्टमर को ऐसे ही छोड़ दूँ? कि लेट्स सपोज मैंने किसी को 50,000 का प्रोडक्ट बेचा, इतनी मेहनत करी, मैंने पहले लीड लाई, फिर मैंने उसका कन्वर्ट किया, 1 घंटे की मीटिंग करी, या जो भी ट्रस्ट डेवलप किया, वो 50,000 का कस्टमर आने के बाद मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूँ? नहीं, अब मैं उससे और अच्छे डीप रिलेशनशिप बिल्ड करूंगा। बिकॉज व्हेन आई एम क्लोजिंग समवन, इट इज नॉट द एंड ऑफ द रिलेशनशिप, इट इज द स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप। तो जब वो उसने मेरे से कोई ट्रांजेक्शन किया तो मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करूंगा, ताकि मैं कल को जब वो 50,000 में 1 लाख की उसको अगर वैल्यू मिलेगी, तो कल मैं उससे 1 लाख रुपए ले भी तो पाऊंगा, कल मैं उससे 5 लाख भी तो ले पाऊंगा, कल मैं उससे 10 लाख भी तो ले पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, उस कस्टमर का एवरेज जो साइज है वो बढ़ा दिया,
और जब एवरेज साइज बना दिया तो मेरी बिजनेस में आप बताओ सेल्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, राइट? सो दीज आर द 3 सिस्टम दैट एनी बिजनेस ओनर और एनी कोच कंसल्टेंट कोई भी हो उसको ये फॉलो करना होता है। ये वाला जैसे जो अभी बताया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि रियल में कन्वर्जन तुम्हारा 5% है, 10%, वो कुछ ऐसे कारणों से जो तुम्हें पता भी नहीं है। क्योंकि हम लोग भी जब कुछ खरीदते हैं, राइट, तो हम भी तो वो क्या बोल रहे हैं वो नहीं देखते, गूगल क्या बोल रहा है, करेक्ट, बाकी जो क्या रेटिंग है, बाकी उसका क्या परसेप्शन है, उसके बेस पे हम बाय करते हैं, करेक्ट, right? करेक्ट। तो ये फायदा दे देगा और PR डायरेक्ट से फायदा, डायरेक्ट फायदा देगा कि आपका कन्वर्जन स्ट्रांग हो जाएगा। इन वो आपकी भी स्किल पे डेवलप करेगा कि आप उसको प्रेजेंट भी कैसे करते हो। फॉर एग्जांपल इफ आई एम समवन, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं उसको उस तरीके से ले जाऊंगा, उस तरीके से प्रेजेंट करूंगा। तो आप प्रेजेंट करने का वे अगर अच्छा है, जैसे उदाहरण ऐसे ही ले लो, आप सोने को अगर नॉर्मल बेचो तो नहीं बिकेगा, बट अच्छे शोरूम में बिको तो महंगा बिकेगा ना। तो जैसे मैं नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ आपको, कि मान लो कि मैं 10 लाख रुपये मेटा ऐड पे खर्च करता हूँ, एग्जांपल महीने का 10 लाख रुपये मेटा ऐड पे खर्च करता हूँ, तो तकरीबन मुझे 50,000 लाख रुपए PR पे भी खर्च करना चाहिए, राइट? मिनिमम 50,000 से 1 लाख रुपए आप PR में खर्च करो। अपने पॉडकास्ट पे जाओ, अपने इंटरव्यूज पे जाओ, अपने न्यूज़ आर्टिकल निकालो, अपनी गूगल प्रोफाइलिंग अच्छी करो, सारा चीज़ अच्छा कर लो कि तो कस्टमर आपको कहीं भी देखे तो वो आपके बारे में देखे, एंड देन योर कस्टमर ऑल्सो फील प्राउड। आज लेट सपोज मैं किसी सेलिब्रिटी के साथ बैठा हूँ और बातचीत कर रहा हूँ और उसके साथ मेरा कोई वीडियो रिलीज हुआ, तो आपके कस्टमर भी तो आप पे प्राउड फील करते हैं कि यार हमारे ट्रेनर और हमारे जो जो ओनर हैं, हमारे फाउंडर जो हैं वो अच्छे हैं, तभी तो इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, राइट? सो दैट परसेप्शन ऑल्सो चेंज। सेकेंड, आपके एम्प्लॉयज़ का भी आपके प्रति भरोसा जो है वो बढ़ जाता है, राइट? कि आज अगर आप किसी सेलिब्रिटीज़ के साथ बैठ रहे हो या फिर आप अपना PR अच्छा कर रहे हो, आपकी कोई रील है जो मिलियन में चली गई, तो योर एम्प्लॉयज़ ऑल्सो फील गुड कि हमारे जो ओनर हैं या फिर हमारे जो फाउंडर हैं वो कितने पावरफुल हैं कि लोग उनसे सेल्फी खिंचा रहे हैं आके, राइट? सो यू नीड टू फोकस ऑन योर PR पैरेलली। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे सिर्फ फोकस करते हैं, PR पार्ट भूल जाते हैं। बट लॉन्ग टर्म में अगर आपको सस्टेन करना है तो वो ब्रांडिंग ही सस्टेन करा सकती है। आपका 70-80% लोग हैं ऐसे, मेरे तो जाने वाले बहुत हैं जो दिखते ही नहीं ज़्यादा, बट जबकि यहाँ खर्च करें, मेटा में बहुत मेटा में खर्च कर रहे हैं ना, तो जब तक वो शॉर्ट टर्म खिलाड़ी हैं, वो पैसा बना के भाग जाएंगे हो सकता है कुछ समय बाद। बट इफ़ यू वांट टू बिकम अ बिग इन दिस मार्केट एंड इफ़ यू वांट टू सर्वाइव एंड सस्टेन एंड बिकम अ लॉन्ग टर्म एंटरप्रेन्योर, एक होता है ना कि अगर मैं कोचिंग बिजनेस बिल्ड भी कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ कोच नहीं हूँ भाई, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं ये बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, कल को हो सकता है मैं फैक्ट्री भी लगाऊँ, कल को हो सकता है मैं कोई प्लांट भी लगाऊँ, कल को हो सकता है मैं इंडिया का बिजनेस टाइकून बन जाऊँ, राइट? सो आई एम बिल्डिंग माई सेल्फ, नॉट ओनली कोचिंग और ट्रेनिंग बिजनेस। सो इफ़ यू आर डूइंग विद दैट विजन यू विल डू योर पर्सनल ब्रांड एज वेल। आज एलॉन मस्क जो हैं वो सिर्फ टेस्ला के लिए थोड़ा नहीं जाने जाते हैं, वो स्टारलिंक के लिए भी जाने जाते हैं, वो टेस्ला के लिए भी जाने जाते हैं, वो पेपाल के लिए भी जाने जाते हैं। वो हर एक जो बिजनेसेस उन्होंने बिल्ड किए वो सबके लिए जाने जाते हैं। रीज़न बिकॉज ही इज़ अ पर्सनल ब्रांड, ही इज़ बिल्डिंग हिमसेल्फ एंड बिल्डिंग द कंपनीज, राइट? सो आप बड़ा बन रहे हो, आप बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हो, तो आप सिर्फ कोच थोड़ा नहीं हो, कल को आप दूसरे बिजनेस नहीं खोलोगे क्या, राइट? सो फोकस ऑन योर पर्सनल डेवलपमेंट, फोकस ऑन योर पर्सनल ब्रांड, सो दैट जब आप बड़े बन रहे हो तो आपका कोचिंग बिजनेस भी बड़ा बनेगा, बाकी के बिजनेसेस भी धीरे धीरे बड़ा बनेंगे। जैसे पर्सनल ब्रांड, तो ये ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जैसे रियल में तो यही होना चाहिए कि नहीं, आप जैसे हो वैसे ही आपका पर्सनल ब्रांड होना चाहिए, या पर्सनल ब्रांड थोड़ा मतलब आपकी जो परसेप्शन है वो थोड़ा अलग भी क्रिएट किया जा सकता है? देखो, मैं परसेप्शन क्रिएट किया जा सकता है, बट मैं कह रहा हूँ फेक नहीं होना चाहिए, ठीक है? फेक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब लेट सपोज आपने अपना परसेप्शन क्रिएट किया कुछ, उससे लोगों को हार्म पहुंच रहा है, उससे लोगों को अगर गलत पहुंच रहा है, उससे लोगों को अगर घाटा हो रहा है, उससे लोगों को अगर नुकसान हो रहा है, तो ऐसा परसेप्शन क्रिएट मत करो। रेस्ट कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। आज सोशल मीडिया की दुनिया में हर एक चीज़ क्रिएटेड है। कोई भी अपनी पर्सनल लाइफ, कोई भी अपनी प्राइवेट लाइफ, कोई भी अपनी रियल लाइफ नहीं दिखा रहा, वो फेक कर रहा है। जो दिखाना चाह रहा है वही, जो दिखाना चाह रहा है वही दिखा रहा है, बट देयर आर ऑथेंटिक पीपल जो गलत नहीं दिखा रहे, ठीक है? सो देयर इज अ डिफरेंस। मैं कह रहा हूँ गलत मत दिखाओ, अच्छा दिखाओ, पॉजिटिव दिखाओ। आप दिखाने की तो बिना दिखावे के कुछ होगा नहीं, राइट? सो आपको दिखाओ बट कुछ गलत मत दिखाओ, बस मेरा ये कहना है। मतलब इसका मतलब ये तो है कि PR का नुकसान भी है कि कोई चाहे तो PR अपना बिल्कुल अलग परसेप्शन क्रिएट भी कर सकता 100% है और ग्रेजुअली वो मैनिपुलेट भी कर सकता है। 100% कर सकता है। अभी देखो आपने, अब इन जनरल अक्षय कुमार जी हैं, ठीक है? अब अक्षय कुमार जी फिटनेस के बड़े अच्छे वो माने जाते हैं, फिटनेस दिखाते हैं, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। उन्होंने एक वीडियो में बोला कि जीवन में मेरे को कुछ भी हो जाए मैं कभी गुटखा प्रमोट नहीं करूँगा। फिर 1 साल बाद अचानक से वो गुटखे की ऐड में दिखे। क्यों? क्या पैसे की कमी पड़ गई उनके पास? क्या दिक्कत? मतलब ऐसी कौन सी तकलीफ आ गई होगी कि जिसके वो स्ट्रिक्ट खिलाफ थे, वो सेम काम उन्होंने किया। अभी आई है उनकी कोई ऐड 2 साल पहले की बात है। क्यों ऐसा हुआ? क्या उनके पास पैसे की कमी थी? नहीं।
फिर क्या ऐसा हो गया कि उन्हें गुटखे की ऐड करनी, इसको मैं बोलता हूँ फेक बिहेवियर। ओके, वो जो दिन भर बोल रहे हैं वो अंदर से वो वैसे अंदर से वैसे थे नहीं, इस चक्कर में वो आज नहीं तो कल निकल के सामने आएगा। आ गया, आपने दिखा दिया गुटखे का ऐड, राइट। तो जो इंसान अंदर से वैसा है ना, मैं कहता हूँ कभी वो गुटखे का ऐड करेगा ही नहीं, अगर वो सच में मानता है। मार्केटिंग, पीआर, ये आपने समझा दिया, राइट, काफ़ी। और कोई ऐसी चीज़ जो बिजनेस को बड़ा करने में, जैसे और मान लो कि सेल्स थोड़ा अलग है, राइट, तो सेल्स का एग्जैक्टली इसका भी कोई रोल अलग होता है या इसमें कवर हो जाता है? मार्केटिंग में हाँ। देखो, सेल्स एंड मार्केटिंग लोग बोलते हैं दो ही पार्ट होते हैं, दो पार्ट समझते हैं, आई मीन एक होता है सेल्स एंड मार्केटिंग और दूसरा होता है ऑपरेशन एंड सर्विस, ठीक है। लोग बोलते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग, मैं बोलता हूँ मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स, पहला मार्केटिंग आता है, बाद में सेल्स आती है, राइट। यू नीड टू फर्स्ट बिल्ड योर फनल, बिल्ड योर मार्केटिंग फर्स्ट। जब आप कस्टमर की बात करने की कला डेवलप करोगे, बात करने का प्रोसेस डेवलप करोगे, तब सेल्स होंगी। एक उदाहरण के तौर पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेचने की कला सीख जाते हैं और फिर बेचते रहते हैं। और वो बेचना सीख तो जाते हैं बट उनको गालियां बहुत पड़ती हैं। जैसे एक कॉमन उदाहरण और कॉमन एग्जांपल हर एक कोई देखता है कि यार उसने गंजे को कंगी बेच दी। गंजे को कंगी बेचना बड़ा कॉमन उदाहरण है। अच्छा, फिर बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि यार गंजे को कंगी मत बेचो क्योंकि वो गाली देगा, गुस्सा करेगा, आज नहीं तो कल पता चल जाएगा कि मेरे बाल नहीं है बट कंगी बेच दी, तो वो गाली देगा। तो लोगों ने क्या उदाहरण निकाला, गंजे को कंगी नहीं, गंजे को तेल बेचो। आप तेल बेचोगे तो उसके बाल आएंगे और उसके बाद वो कंगी लगाएगा। मैं कहता हूँ आपको कैसे पता कि उसके बाल आएंगे? नहीं पता ना। तो आप तेल भी बेच रहे हो तो आप चिपका ही रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप काट रहे हो उसका। तो अब आपको क्या करना है, आपको पहले उसका टेस्ट कराना है। दिस इज व्हाट आई कॉल्ड अ न्यू सिस्टम। आपको क्या करना है, लेट सपोज मैं आपके पास आया और मैंने बोला कि भैया आपके बाल नहीं आ रहे, क्या दिक्कत हो गई, मैं काफ़ी समय से आपके साथ रह रहा हूँ। तो आप क्या कहोगे, अरे यार पता नहीं यार बाल आ ही नहीं रहे। तो भैया एक यहाँ पर बगल में ना एक दुकान है, एक शॉप है, चलो चलते हैं ना, आपका एक बार टेस्ट करा के आते हैं, देखते हैं कि आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, या एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो आप मुझे बताओ, आप चलोगे मेरे साथ? सिर्फ टेस्ट ही तो करवा रहा हूँ। और मैं सिर्फ टेस्ट करवाने गया और मेरे पास रिपोर्ट आ गई। अब इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि सुमित जी आपके बाल आ सकते हैं। तो अब आप क्या कहोगे कि दुर्वेश देख रिपोर्ट में आ गया भाई मेरे बाल आ सकते हैं। तो मैं कहूँगा अच्छा बहुत बढ़िया भैया। तो आप खुद ही पूछोगे ना कि बताओ भैया मैं करूँ क्या, आप बाल आ सकते हैं तो तब मैं बोलूँगा ये लो मेरा तेल। या फिर दूसरा, जब मैं तेल बेच लूँगा तो आपके बाल आएंगे, और बाल आने के बाद अब आप खुद ही पूछोगे कि दुर्वेश बाल तो आ गए लेकिन काटूं कैसे, तो मैं कहूँगा ये लो कंघी। तो मैं कह रहा हूँ कस्टमर को नीड समझ में आ गई ना, तो अपने आप, और ये समझ में आ गया कि आप ट्रस्टेड पर्सन हो तो आपसे खरीदेगा और बिना बेके बिकेगा। तो यू डेवलप अ सिस्टम जहाँ पर बंदा अपने आप चल के आए और आपसे मांगे और आप उसको बेचो। और बेचने के बाद मैं कह रहा हूँ आपके बाल आए, आपने कंघी करी, आपको मज़ा आ गया। दूसरे केस में ये हो सकता था कि आपके बाल नहीं आ रहे, तो आप क्या करते, सोल्यूशन पूछते कि यार बाल नहीं आ सकते, क्या सोल्यूशन है दुर्वेश? तो मैं कहूँगा विग लगा लो। तो मैंने आपको विग बेची। अच्छा, आप विग बेचने के बाद खुश हो 1 महीने 2 महीने 3 महीने, तो मैंने क्या किया, भैया विग अच्छा है बट आप ना हेयर ट्रांसप्लांट करा लो। तो आप मुझे बताओ भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? अगर आपके पास पैसे हैं, देखो पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, बट अगर पैसे हैं तो आप भरोसा करोगे ना। तो मैंने आपको बाद में क्या बेचा, हेयर ट्रांसप्लांट बेचा। तो जब आप कस्टमर का ट्रस्ट जीत लेते हो ना और कस्टमर से कनेक्ट कर लेते हो ना, तो उसके बाद कस्टमर खरीदता है आपसे। जैसे कोचिंग इंडस्ट्री में, हमारे इंडस्ट्री में तो बहुत है ये, राइट, कि लेवल 1 प्रोग्राम, देन लेवल 2, लेवल 3, इस तरह के प्रोग्राम चलते हैं, राइट। और उसमें भी यही सबसे परसेप्शन वाला और वो भरोसे वाले बात आ जाता है कि शुरू में जिस समय उसका भरोसा कम है उस समय आप उसको थोड़ा नॉर्मल प्रोडक्ट, राइट। तो ये परसेप्शन का क्या करूँ मैं? मान लो कि मुझे लगता है पर्सनल मुझे लगता है कि नहीं यार, मतलब इतने लोग हैं, सभी ठीक, मतलब मैं एक नॉमिनल फ़ी चार्ज कर रहा हूँ, सभी तो आ ही रहे हैं और सब्सक्रिप्शन वाले मॉडल पे है ही। जबकि 100% कोचेज मुझे, मतलब 100 में से 100 कोचेज मुझे बोलते हैं कि तुम्हारे पास और भी प्रोग्राम होने चाहिए, लेवल 2, लेवल 3, कुछ और प्रोग्राम्स होने ही चाहिए, बिकॉज इनको इतना भरोसा है और तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तो यू शुड मतलब कुछ और भी अपग्रेड करना चाहिए। तो ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अपग्रेड हाँ 100% होना चाहिए। देखो 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि आपने क्या किया, अपना हाई टिकट प्रोग्राम बेचने के लिए छोटा प्रोग्राम बेचा और बाद में बड़ा प्रोग्राम बेचा, तो इसको बोलते हैं काटना, ठीक है। कि आपने वैल्यू नहीं दी और आपने बड़ा प्रोडक्ट बेचने के लिए आपने जानबूझ के छोटा प्रोडक्ट। दूसरा, मैं कहता हूँ इस कॉन्सेप्ट को कि आप पहला लेवल अपने आप में कंप्लीट है,
जिस कंप्लीट से उसको एक्स रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ ये कस्टमर हैप्पी है कि नहीं है? तो अगर कस्टमर हैप्पी है और उसको एक्स रिजल्ट जो हमने प्रॉमिस किया था और उसने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही मिल रहा है और वो खुश है, तो अब उस कस्टमर को मैं कहता हूँ कुछ एक्स लेवल का या कुछ नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम बेचा जा सकता है कि नहीं बेचा जा सकता? बेचा जा सकता है। दूसरा, बहुत सारे लोग बेचते हैं, मैं बेचूं क्यों, तुम मत बेचो, दूसरा कोई बेच के चला जाएगा। हम बहुत बड़ी ये गलती करते हैं कि आपने कभी भी देखा भी होगा, आपने फील भी किया होगा कि वो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट छोड़ के किसी और का प्रोडक्ट खरीद गया और 1.5 लाख का 2 लाख का खरीद गया। और ऐसा नहीं कि हमारा खरीद नहीं सकता था, पॉइंट ये था कि हमारे पास था ही नहीं, और प्रोडक्ट नहीं था तो वो किसी और का खरीद गया। तो कस्टमर अगर आपसे नहीं खरीदेगा ना तो वो किसी और से खरीदेगा, किसी और का कस्टमर बनेगा। तो इसलिए आपके पास मल्टीपल ऑफरिंग्स होनी चाहिए सो दैट वो कस्टमर आपका बना रहे, क्योंकि ये कस्टमर बड़ा चंचल है, कस्टमर जाएगा। कोई भी आज आम आदमी ना देखो बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है, इसी को पीआर गेम बोलते हैं। आज कोई भी मूवी आती है तो वो पीआर की वजह से चलती है। अभी रिसेंटली एक अच्छी मूवी आई द ताज, ठीक है, ताज के बारे में बहुत ज़्यादा पीआर नहीं हुई, आप मुझे बताओ, और वो मूवी पिट गई। लेकिन कितनी अच्छी स्टोरी, कितनी अच्छी हिस्ट्री बताई गई उसमें, मैं पर्सनली देख के आया। अच्छा, वहीं दूसरी जगह मूवी आई सैयारा, बड़ी वायरल हुई, जेनजी में इतना क्रेज हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी पीआर अच्छी हुई, उसकी मार्केटिंग इतनी अच्छी हुई कि आदमी जो आम जनता थी ना, या जो बच्चे थे जेनजी, वो आंसू बहा रहे हैं थिएटर में बैठ के। अच्छा, वही आंसू बहाने चाहिए उनको ताज को देख के, पर ताज को देखने कोई नहीं गया। किसकी वजह से? पीआर की पावर नहीं थी ताज के अंदर। ताज ने हो सकता है मार्केटिंग और पीआर में ज़्यादा खर्च नहीं किया, इसलिए से उसका जो बज है वो क्रिएट नहीं किया। प्रोडक्ट अच्छा था, प्रोडक्ट तो अच्छा था यार। अभी धुरंधर मूवी आई, देखो कितना अच्छा उसका मार्केटिंग, पीआर सब कुछ चल रहा है ना। पूरे फोकस में हमारे अक्षय खन्ना जी जो है छाए हुए हैं, राइट। धुरंधर मूवी की वजह से उनका पीआर अच्छा हो रहा है, उनका जो एक्टिंग है वो उन्होंने अच्छी की है। तो ऐसे ही आपके बिजनेस में फॉर एग्जाम्पल अगर आप मल्टीपल ऑफरिंग्स नहीं दोगे तो कोई और बंदा इन्फ्लुएंस करके आपके कस्टमर को ले जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी का तो मार्केटिंग एंड पीआर गेम चल ही रहा है ना। बढ़िया, मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ लर्निंग हुई है मुझे पर्सनली, मुझे भी, और ऑडियंस जो मेरे जितने भी जो कोचेस, ट्रेनर्स और डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, जितने भी लोग हैं, शायद पहला तो सबसे पहले मैं अपना चेंजेस करता हूँ कि मैं करता तो हूँ पीआर, लेकिन पीआर ऑन एंड ऑफ रहता है, राइट। सो अब कल से मैं कम से कम अपने टोटल मार्केटिंग बजट का 10% में पीआर में स्पेंड करना स्टार्ट करूँ, राइट। पार्ट 2 भी करूँगा 100%, राइट। पार्ट 2 भी करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो जैसे अभी तक जो समझ में आया है, राइट, उसको थोड़ा और डिटेल्ड में, डेप्थ में हम बात करेंगे पार्ट 2 में, राइट। और अभी के लिए तो मेरे हिसाब से सबको काफ़ी समझ में आया होगा, और ये साफ साफ समझ में आ गया होगा कि ये प्रोसेस है। और प्रोसेस जो आपने बताया कि भाई मार्केटिंग तुम सोच ही नहीं सकते, मार्केटिंग और पीआर का तुम नहीं कर रहे हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, फिर छोड़ दो धंधा, सिर्फ आप टाइम पास कर रहे हो, राइट। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सुमित जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके एंड पॉडकास्ट करके।